हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास। आज अपने अगले टॉपिक में त्वरण और बल के बारे में बताऊंगा। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यानी कि कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, कोई कण है और वो गतिशील अवस्था में है, गति कर रहा है, तो उसके वेग में अगर परिवर्तन हो जाता है समय के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कई बच्चों की समझ में नहीं आता कि मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अपने त्वरण के बारे में बात की कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि a बराबर v बटा टी या a बराबर dv बटा dt। यानी यहाँ तो वेलोसिटी है, वेग है, और ये क्या है? समय है। तो वेग का मात्रक अपन ने पीछे पढ़ा है कि मीटर प्रति सेकंड, बटा समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो इसके नीचे ये आएगा, यानी कि मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा की बात करें तो पहले एम एल टी के रूप में लिख लें। विमा कैसे ज्ञात करेंगे? मीटर है, लंबाई है, यानी 1। द्रव्यमान नहीं है एम, यानी 0। समय की घात कितनी है? 2, लेकिन बट्टा में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड की घात कितनी हो जाएगी? -2। तो टी की पावर कितनी होगी? -2। यानी इसकी विमा क्या हो गई? m0l1t-2। तो m0l1 और t-2 हो गई त्वरण की विमा। अब देखो, त्वरण वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से हो रहा है? एक तो वेग बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग बढ़ रहा है तो वो किस प्रकार का त्वरण होगा? धनात्मक त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कौन सा त्वरण होगा? ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन भी कहा जाता है। और अगर वेग एक समान हो या नियत हो तो कौन सा त्वरण होगा? शून्य त्वरण कहलाता है। अब देखो, त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा होती है, न कि वेग की। त्वरण जो होता है उसकी जो दिशा होती है वो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। यानी कि वेग का परिवर्तन जो हो रहा होता है ना, वो त्वरण की दिशा होती है, न कि वेग की दिशा। जिस दिशा में वेग लगा होता है वो दिशा नहीं होती। जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित होती है तो त्वरण वेग के लंबवत होता है। और उदाहरण दिया है एक समानुवर्तीय गति। यानी जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित होती है, और जैसे देखो ये सर्किल है, कोई वर्त है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई कण है जो क्या कर रहा है? इस वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। इसका सेंटर है, मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ में जब गति करता है कोई भी कण, तो उसका जो तात्क्षणिक वेग जो होता है, तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या हुआ? किसी भी निश्चित बिंदु पर, यानी कि निश्चित क्षण के ऊपर जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग होगा। तो वो क्या क्या होता है, या उसकी दिशा कौन सी होती है? तो अगर जैसे मान लो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को तात्क्षणिक वेग चाहिए, तो यहाँ पर उसकी दिशा कैसी होगी? मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दूँ तो जो वेग होगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। यहाँ मान लो यहाँ कण है किसी समय, तो यहाँ पर उसका वेग किस दिशा में होगा? ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे मैं अगर स्पर्श रेखा खींच दूँ तो ये वेग की दिशा ये होगी। यहाँ पर कोई कण है और उसका वेग की दिशा पूछी जाए तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे वृत्त के ऊपर, तो इसका वेग की दिशा होगी ये, ठीक। और त्वरण की दिशा क्या होगी? इस वेग की दिशा के लंबवत दिशा में, यानी कि केंद्र की ओर होगी, यानी कि इधर। ये होगी त्वरण की दिशा। इस बिंदु पर त्वरण की दिशा होगी ये। यानी वर्ताकार पथ में जब अगर कोई कण गति करता है
तो वेग और त्वरण की दिशा किस प्रकार होती है? वेग की जो दिशा होती है वो तो क्या होती है? स्पर्श रेखा के अनुदिश। और त्वरण की दिशा क्या होती है? वो जो स्पर्श रेखा खींची है उसके लंबवत। जब केवल वेग का परिमाण परिवर्तित हो तो त्वरण वेग के समांतर अथवा प्रति समानांतर होगा। यानी जब केवल वेग का परिमाण बदल रहा हो, न कि दिशा, केवल परिमाण बदल रहा हो, तो त्वरण जो होगा वो क्या होगा? वेग के समांतर होगा। मान लो अपने पास ये तो धरातल अपना पृथ्वी है, ये एक बिंदु है ऊपर, पृथ्वी से ऊपर ए पॉइंट है। यहाँ से अपने पास कोई वस्तु है, उसको अपन ने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराएंगे तो अगर मुक्त अवस्था से छोड़ते हैं, यानी कि उसको ऊपर से ऐसे छोड़ते हैं, केवल उसको ऊपर से छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वेग कम है उस वस्तु का, फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो धरातल पे टकरा जाएगा तो उस समय वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर त्वरण की दिशा जो होगी वो किस प्रकार से होगी? वेग की दिशा में ही होगी। जिस तरफ पार्टिकल गति कर रहा है, वेग कर रहा है, जिसका वेग की जो दिशा है उसी दिशा में क्या होगा? त्वरण होगा। और वो त्वरण कौन सा होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में वो जो कण है वो क्या कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रहा है। यानी कि अपन ने कण को ऊपर से छोड़ा तो वो नीचे जब आ रहा है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या? उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो उसकी दिशा तो क्या हो गई? वेग के समांतर हो गई। यानी कि जिस दिशा में वेग लग रहा है उसी दिशा में क्या है? त्वरण लग रहा है। ठीक इसका उल्टा, अगर अपन धरातल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, ऊपर की ओर फेंके धरातल से, मानो इतना ऊपर फेंक दिया अपन ने, तो पहले तो अब वेग ज्यादा है, फिर थोड़ा कम होगा, उसका वेग कम होगा कम होगा कम होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वेग शून्य हो जाएगा, और शून्य होने के बाद में वस्तु वहां से फिर से नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। तो इस अवस्था में त्वरण जो होगा वो क्या होगा? प्रति समानांतर होगा। किस प्रकार से होगा? प्रति समानांतर। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला टॉपिक है बल, फोर्स। यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी किसी वस्तु को धक्का देना, धक्का लगाना, खींचना, वही क्या होता है? बल होता है। यानी कि जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे। मान लो कोई वस्तु है, जैसे ये पेन है, ये भी विराम अवस्था में है, और मैंने इसको धक्का लगा दिया तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, और यही क्या है? बल है। यानी किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, वही क्या होता है? बल होता है। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि m तो यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। सदिश राशि होता है बल। SI मात्रक क्या होता है बल का? न्यूटन। CGS मात्रक डाइन, और MKS मात्रक जो होता है किलोग्राम भार। कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बल का SI मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं, और 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन होते हैं। बल की विमा, बल की विमा, अब अगर अपने को बल का मात्रक और सूत्र याद है तो विमा अपन किसी भी भौतिक राशि की निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे m का मतलब तो द्रव्यमान है, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान की कितनी विमा हो गई? 1 हो गई m। लंबाई यहाँ है नहीं, l नहीं है। त्वरण, त्वरण का अभी निकाला अपन ने, मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो लंबाई नहीं है, लेकिन त्वरण के अंदर तो लंबाई आती है, तो l की जगह क्या आ गया? L1। ठीक है। और t की कितना आता है? a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो t की घात कितनी आती है उसमें?
माइनस की 2, यानी कि बल की विमा क्या हो गई m1L1T माइनस 2। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, F बराबर होता है ma, और a जो होता है वो होता है dv/dt, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। a का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इधर m है ही आपके पास मास, तो विमा के अंदर क्या होता है, विमा कैसे ज्ञात करते हैं mLT, यानी कि यहां से तो m का आ गया 1, और ये मीटर है यानी कि लंबाई आ गई 1, ये बट्टा में सेकंड स्क्वायर है तो घात तो हो गई 2, और ये बट्टा वाला ऊपर आएगा तो घात किसकी हो जाएगी माइनस की, यानी कि m1L1T माइनस 2। तो बल की विमा क्या हो गई m1L1T माइनस 2। अब बल के प्रकार, प्रकृति के अंदर बल कई प्रकार के हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, घर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने क्या बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को है ना अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, और यही बल जो होता है ना, ये जो खिंचाव होता है, यही क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कि न्यूटन ने क्या बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और यही खिंचाव या बल क्या कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर पाती है। जैसे पेड़ से फल का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अगर फल टूटता है पेड़ से तो वो नीचे क्यों गिरा, क्योंकि पृथ्वी के पास एक ऐसी पावर है जो क्या करती है वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, और यही जो बल होता है ये क्या कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किस प्रकार से इसका मान कितना होता है। उन्होंने क्या बताया, मान लो आपके पास दो पिंड है, कोई दो वस्तुएं हैं, पिंड हैं जिनका कुछ न कुछ भार है, एक तो है जैसे m1 और एक है m2, दो पिंड है। अब इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है r, वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान से सुनना, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग, दूरी तो हो गई r और इसका वर्ग हो गया r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r², f का मान, यानी कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा, तो F समानुपाती 1/r² होता है, तथा उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती m1 m2, ये इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल हो गया। अब इन दोनों को एक जगह रखें तो क्या होगा, F समानुपाती m1 m2, और ये बटा में है तो ये r², और ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब क्या आएगा, एक नियतांक आएगा जिसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, F बराबर g m1 m2 बटा r²। ये होगा उस बल का मान जो इन पिंडों के बीच में लगेगा, F बराबर g m1 m2 बटा r², जहाँ g क्या है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। तो ये हो गया F बराबर g m1 m2 बटा r², और इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल G की वो कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो अगर ये मात्रक जो लगा है ना कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये किस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे इस सूत्र से निकाला जाए, G का मान निकालो, यहाँ से G बराबर पक्षांतरण कर दो F इंटू r² ऊपर चला गया, m1 m2 नीचे आ गया, ठीक है। अब F का मान, F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, ये क्या दूरी है, दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी किस में मापते हैं मीटर में मापते हैं, यानी कि दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, बट्टा में है यानी कि बट्टा में, द्रव्यमान है किस में मापते हैं किलोग्राम में, और 1 किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर।
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला होता है स्थिर वैद्युत बल, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर वैद्युत बल होता है और एक होता है चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल, ये ही परिभाषा यहाँ पे काम में आ रही है। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, और इसका अध्ययन कुलाम ने किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुलाम बल भी कहा जाता है। वो ये उदाहरण है, मान लिया आपके पास कोई दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो कुलाम ने क्या बताया कि समान आवेशों के बीच तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। अगर ये पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अगर ये आवेश पॉजिटिव है और ये आवेश नेगेटिव है तो ये तो इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो कुलाम ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, जो वैद्युत बल होगा, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। और इस समीकरण को एक साथ लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। तो लिख दिया F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ K कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ऐसे चुंबकीय बल होता है, चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं N और S, तो दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ही क्या होता है, चुंबकीय बल होता है। अब प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और वो जिस बल से बंधे रहते हैं वो क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। यह सभी बलों से प्रबल होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होता है और इसकी जो परास होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। देखिए नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल क्यों होता है, क्योंकि अपने को पता है नाभिक के अंदर कोई एटम है, परमाणु है, ठीक है, उसका नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि P+N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। चूंकि प्रोटॉन तो धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब थ्योरी क्या कहती है कि अभी कुलाम ने क्या बताया था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये तो प्रोटॉन है, इसके अंदर मान लो एक प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन है, और वे तो समान ही आवेश हैं, इनके ऊपर तो सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये फिर भी इस नाभिक के अंदर ही बंधे हुए हैं। क्यों, क्योंकि एक ऐसा प्रबल बल कार्य कर रहा होता है जो इनको बांधे रखता है। वरना तो क्या होता है कि ये प्रोटॉन बाहर चले जाते, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर तो समान आवेश है, सभी धनावेश हैं, बाहर निकल जाते। लेकिन वो जो बल कार्य कर रहा है नाभिकीय बल, वो क्या होता है, बहुत प्रबल होता है, और वो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नाभिक के अंदर ही बांधे रखता है। और इस नाभिकीय बल की जो परास होती है ना, वो कितनी होती है, केवल और केवल इस नाभिक के अंदर तक की सीमित होती है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। नाभिकीय बल की जो परास होती है, प्रबल नाभिकीय बल की, वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। परास का मतलब वो कितनी दूरी तक का कार्य करता है, यानी कि इस नाभिक के अंदर तक ही, बाहर आते ही वो क्या हो जाता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है। अगला है दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, जिनका स्वतः ही अपघटन हो जाता है, तो रेडियो एक्टिव क्षय की प्रक्रिया में ना बीटा कण निकलते हैं, इसे बीटा क्षय भी कहा जाता है, और ये कौन से बल होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल तो मेसोनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं और दुर्बल नाभिकीय बल बोसोनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।